गिरावट काफी है। बजट एस्टीमेट में जो दिया गया है, रिवाइज्ड एस्टीमेट में काफी गिरावट है। लगभग 35 से 40% खर्चा नहीं होता है। नौकरशाह के ऊपर जो पूरा को पूरा कब्जा बना हुआ है उच्च जातियों का, उनको आपके समस्याओं को लेकर किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, बल्कि मौका मिलते ही उन्हें बाहर रखना है। केंद्र की बजट या केंद्र की अर्थनीति के पीछे जो राजनीति है उसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। आकर एक विकसित भारत बन जाएंगे, और वो भारत हम तब बन जाएंगे जब हम अपने 80% लोगों को इतना पीछे छोड़ गए। वही ना, जो 5% लोग हैं वही लगातार विकसित होते चले जाएंगे। कि किस तरह से उन्हीं के बजट की, उन्हीं के आमदनी की पूरी कटौती होती जा रही है, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। एक जुमला ही है, एक नारा ही है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है ब्राह्मण का दिमाग कैसे चलता है। बजट हो गया, आपने वित्त मंत्री को बोल दिया कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देकर सांसदों को कंफ्यूज कर देते हैं। जिस तरह से बजट को हमें देखना चाहिए, जिस नज़रिए से देखना चाहिए, उसके सारे पहलू जो हैं, आज मुझे भी यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड सो रिवीलिंग कि कैसे बजट में आवंटन होता है, उसकी राजनीति और कितनी गहरी तो है ही, और कितनी जटिल है, और कितना एक तरह से अन्यायपूर्ण भी है। जी, आप एक विकसित भारत की बात आज करने लगे आप, जबकि हम तो अभी विकासशील देश भी पूरी तरह से शायद नहीं हैं। और ऐसे में आप एक सपना दिखाया जा रहा है कि हम इस युग में, उस युग में जाकर एक विकसित भारत बन जाएंगे, और वो भारत हम तब बन जाएंगे जब हम अपने 80% लोगों को इतना पीछे छोड़ गए जाएंगे। तो कौन विकसित होगा? वही ना, जो 5% लोग हैं वही लगातार विकसित होते चले जाएंगे, जिनके पास सारी शक्तियां हैं। और मैं इस सरकार में तो, जो पिछली सरकारों में जो थी चीज़ें, जो धीरे धीरे चल रही थी, जो खराब चीज़ें थी, वो पूरी गति से इस सरकार में चल रही हैं। ऐसा नहीं कि पिछली सरकार में कोई बहुत कोई न्याय हो रहा था। 70 साल के पूरे इतिहास में जो अन्याय हुआ, अगर ये सरकार जो 70 साल की बात करती है, उस अन्याय को दूर करने की बात करती, तो समझे बात होती। लेकिन वो तो इससे भी बदतर होगी कि जहाँ पर पूरी की पूरी आबादी जो उस समय से दलित हैं, पीड़ित हैं, ये वंचित वर्ग। कौन है ये वंचित वर्ग? कौन है वंचित वर्ग? ये आप सोचिए, जब कोविड आया था और इतनी बड़ी आपदा आई थी, तो दिल्ली से जो हजारों लोग गए थे, उसमें बिहार और यूपी के बहुत लोग गए थे। आधी आबादी जो यहाँ से गई थी वो बिहार और यूपी की थी, और उस आधी आबादी की 80% लोग दलित, वंचित, ओबीसी के लोग थे। तो कोई भी आपदा आती है, कोई भी कठिनाइयाँ भी आती हैं, तो सब उन्हीं को झेलना पड़ता है। ये पूरे समाज के लिए, सरकार के लिए भी नहीं, पूरे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए भी एक सोचनीय स्थिति है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो सिर्फ ये दलितों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आदिवासियों की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ एकजुट खड़े हों, और जब तक वो आगे नहीं आएंगे, पूरा समाज इसी तरह कुंठित रहेगा। कि किस तरह से उन्हीं के बजट की, उन्हीं के आमदनी की पूरी कटौती होती जा रही है, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है, कभी कभी दुख भी होता है कि अगर हमारे इतने सांसद हैं, किसी भी पार्टी में अगर हैं अगर वो सांसद एकजुट होकर कम से कम उन हितों की रक्षा के लिए, और उसमें फॉरगेट अबाउट द आइडियोलॉजीज ऑफ अदर पार्टीज, उसके लिए अगर वो एकजुट होकर एक मंच बनाएं, एक काम करें अक्रॉस द पार्टी, तभी शायद हम जो ये वेस्टेड इंटरेस्ट है उसका मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ सम्मानित जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप लोग एक हों, और इस सवाल पर, क्योंकि जब तक यह समाज इतना पिछड़ा रहेगा, इसकी पीड़ाएं को लोग नहीं समझेंगे, इसको आगे लाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके सामने उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, और ये तभी होगा जब अशोक जी ने जो बीड़ा उठाया, उनके साथ और भी साथी ने बीड़ा को उठाया है, काम कर रहे हैं, इसको जन जन तक पहुँचाने का काम करें। क्योंकि इस बार का बजट, फिर दूसरी बार का बजट भी इससे भी भयानक आने वाला है, उसके बाद और भी।
तो फिर कहाँ ये सिलसिला रुकेगा जब तक हम अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी से उन लोगों को उन पर न ला दें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो इसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, आंदोलन की ज़रूरत है। और जैसा कि भी आपने R.K. चौधरी जी से सुना कि ऐसे सिर्फ विश्लेषण से, गोष्ठियों से इसका भी अपना महत्व है, क्योंकि उससे हम जानकारी मिलती है। सिर्फ उसी से ये मसला हल होने वाला नहीं है। जब तक एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में ये बातें सरकार के सामने न लाए, सरकार आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन जब तक सारे लोग एकजुट होकर, सारी शक्ति लगाकर अगर इस संघर्ष को तीव्र से तीव्र नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले समय में मुझे तो भारत का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि ये सारा जो एक्सरसाइज हो रहा है वो सब बेकार हो जाएगा, और सब एक जुमला ही है, एक नारा ही है। आज के भारत में अगर 50% महिलाएं दलित में अशिक्षित हैं, आज के भारत में अगर वो नौजवान अशिक्षित हैं, और वो अशिक्षा, वो बेरोजगारी, वो बेबसी उन्हीं के समाज में क्यों है? वहीं क्यों वो रह गई है? आप जाएं, चारों तरफ मॉल चकाचौंध है। दिनकर ने तो तब कविता लिखी थी कि दिल्ली की चकाचौंध सब झूठी है, ये लगदग सब झूठी, उस समय, जबकि ऐसा भी नहीं था। लेकिन अब जब झूठ इतना बढ़ गया है, आप सोचिए कि वो क्या लिखते और हम क्या समझते। जहां उस समय तो जब आपको कम से कम महसूस होगा, जो सिनेमा घर हुआ करते थे उसमें कई प्रकार के क्लास होते थे, लेकिन एक ही हॉल में बैठकर आगे पीछे सभी वर्ग के लोग एक साथ एक मनोरंजन का हिस्सा बनते थे। आज तो वो भी नहीं है। कपड़े लत्तों से, चेहरे से, उनके लिबास से वो मॉल में दाखिल ही नहीं हो सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं, इतनी सिक्योरिटी। तो उनका तो पूरा आत्मविश्वास इस समाज ने, इस व्यवस्था ने तोड़ दिया है, बढ़ाने के सिवाय। उस आत्मविश्वास को कैसे हम पुनः लौटाएं, हमें उन्हें विश्वास दें, साथ खड़े हों, आंदोलन का रूपरेखा बने। मैं अशोक जी से ये आग्रह करता हूं कि वो तमाम नेटवर्किंग करके तमाम लोगों को इकट्ठा करें, एक जगह लाएं। और ये जो आज इतने लोग हैं, बजट की जो सुविधा आप लोगों तक उन्हें पहुंचाई है, इसको स्कूल, कॉलेज, कस्बों, शहरों तक ले जाया जाए कि कैसे ये खोखलापन जो बजट का है वो हमारे सामने आए। और आने वाला बजट ये नहीं होगा कि बिल्कुल हमारे अनुकूल हो जाएगा, अगला नहीं होगा, उसका अगला तो कम से कम ये हो जिसमें ये कटौती बंद हो। सारे राज्य में किस तरह से क्या हालत है, लैंड होल्डिंग्स की क्या हालत है, एग्रीकल्चर लेबरर्स की क्या हालत है, रियल वेजेस की, उन चीज़ों को लेकर हमने शुरू किया काम। और वो एक सीरीज चला था यहाँ पे 1-2 अखबार में। मैं वो दलित मित्र का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि बाद में उनकी राजनीति थोड़ा बदल गया तो लेकिन वहाँ से मेरा एसोसिएशन शुरू हुआ था सारे दलित संगठन के साथ, दलित समाज के जो समस्याओं को लेकर। और उस समय हम ये चार्ट और ग्राफ्स बनाते थे। तो आज जब मैं अशोक जी का ये चार्ट्स और ग्राफ्स देख रहा था तो मुझे ये बात 33 साल पहले ले गया, क्योंकि उस समय मैं अपने वो मित्र को बोला था, देखो अगर, क्योंकि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है ब्राह्मण का दिमाग कैसे चलता है। मैंने कहा अगर ब्राह्मणवाद को आपको लड़ना है तो तथ्य और तर्क के बिना आप नहीं लड़ सकते हो। तथ्य और तर्क के साथ हम अपना लड़ाई तय करेंगे, और इसीलिए मैं उनके साथ लगा था। और आज जब मैं ये देखा ये सारे तथ्य की एक सजावट बनाई जा रही है एक तर्क बनाने के लिए, मुझे बेहद खुशी हुई। अशोक जी और हम लोग बात करते रहते हैं, हम भी कुछ चीज़ों की प्रयास इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शायद अगर मालूम होता कि आप ये सब चीज़ कर रहे होते तो मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को अलग तरह से पेश करता, ताकि आपने कहा कि आजकल सब चीज़ इतना तकनीकी हो गया, बजट हो गया, आपने वित्त मंत्री को बोल दिया कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देकर सांसदों को कंफ्यूज कर देते हैं। आप भी आज बहुत सारे आंकड़े देकर यहाँ लोगों को सुला दिए। तो थोड़ा उसको बात वो ये नहीं है, बात ये है कि आंकड़ों का रिगर होना चाहिए, लेकिन बात भाषा सरल होना चाहिए। नैरेटिव
पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और वही चीज़ आज के जो हमारे सुप्रीम लीडर, उसमें बाकी सब लोगों का वो मात दे देते हैं। ये चीज़ हमें सीखना होगा, दुश्मन से भी सीखना होगा। तो मैं दो तीन चीज़ें, क्योंकि बड़े सारे वक्ता हैं और उनसे पहले मैं आ गया, बहुत ज़्यादा देर बोलना नहीं चाहता हूँ। दो तीन चीज़ें हमें समझना होगा। ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बहुत अच्छा नारा है, कोई इसके साथ आर्गुमेंट नहीं है। लेकिन इस नारा को हकीकत में कैसे बदले, उसके लिए बड़ी संघर्ष की आवश्यकता है। और उस संघर्ष के लिए जब मैंने कहा तथ्य और तर्क की आवश्यकता है, तो कुछ तथ्य हमें समझना जरूरी है। प्रोफेसर अरुण कुमार कुछ बातें उन्होंने कहा, उसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूं क्योंकि ये चीजें हमारे दिमाग में बस जाना चाहिए। आज के समय पर दलित समाज अपने जीविका के लिए कौन से क्षेत्र पे सबसे ज्यादा निर्भर है? कृषि, उसके बाद थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सर्विसेज। कमाई कहां सबसे ज्यादा है? सर्विसेज में है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में है, उसके बाद कृषि में है। यानी कि जहां सबसे ज्यादा कमाई का स्कोप है, वहां सबसे ज्यादा दलित समाज डिपेंडेंट है। दूसरा चीज प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि संगठित क्षेत्र जो होते हैं, जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं, जो प्रॉपर कंपनीज होते हैं, प्रॉपर कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जहां पर लोगों को नियुक्ति मिलता है तो साथ में जॉब सिक्योरिटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन फंड मिलता है, हर तरह की सुविधाएं मिलते हैं। अगर नौकरी कल को चले जाए तो कोर्ट में जाकर केस लड़ा जा सकता है। उन क्षेत्रों में दलितों की नियुक्ति कम है। दलितों की नियुक्ति ज्यादातर असंगठित क्षेत्र में है। और अब क्या हो रहा है, संगठित क्षेत्र जो है वो छोटा है लेकिन वो तेजी से बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र जो है वो पीछे होते जा रहा है। और ये खास करके दो जो बड़े झटके आए, एक नोटबंदी, उसके बाद उसके बाद जीएसटी और उसके बाद कोरोना पैंडेमिक। इन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर की बेड़ागर्द कर दी और साथ साथ इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट जो है उनकी भी बेड़ागर्द कर दी। तो यह हुई दूसरी। तीसरी बात कि अगर बजट में आप देखें, खास करके पिछले 2-3 सालों में, ये केवल अनुसूचित जाति और आदिवासियों की बात नहीं है। ये दरअसल में हर कोई पिछड़ा हुआ वर्ग को लेकर बजटरी एलोकेशन में जबरदस्त गिरावट हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ सांसद लोग हैं और मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, अक्सर हमारे अधिकांश सांसद जो हैं, उन्हें जब बजट स्पीच दिया जाता है, बजट टू बजट फिगर बोला जाता है, जो फिगर सुविधाजनक लगे और वो टेबल थमथमाने लगते हैं। आपको हमेशा अगर आप देखेंगे कि बजट में क्या प्रतिश्रुति दी जा रही है, जो आज अशोक जी ने बड़े अच्छी तरह से दिखाया, और खर्चा कितना हो रहा है, ये पिछले 2-3 सालों में इसमें बड़े बदलाव आए हैं। और इस बार जो बजट प्रेजेंट हुआ, इसके ऊपर कोई इस चीज को लिखा नहीं, हमने इसको दिखाया। जितने सारे केवल जो आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए प्रोजेक्ट्स है, सिवाय वो नहीं, और सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, ग्रामीण सड़क योजना ले लीजिए, जिनमें कि उसमें भी अगर पैसा लगता है तो पिछड़ा वर्ग को फायदा होता है, ज्यादा फायदा होता है। उसमें 50% तक पैसा खर्चा नहीं हुआ जो बजट में एलोकेट किया गया था पिछले बार। और एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज आपको बजट आंकड़ों में देखने को मिला मेरे को, आज जब अशोक जी ये प्रेजेंट कर रहे थे, मैंने देखा जितने सारे चुनावी साल है उसमें गिरावट काफी है। बजट एस्टीमेट में जो दिया गया है, रिवाइज्ड एस्टीमेट में काफी गिरावट है, लगभग 35 से 40% खर्चा नहीं होता है। आप देखेंगे वो फिगर को, आपने 2013-14 का नहीं दिया, लेकिन उस साल भी ऐसे होगा। जिस साल निर्वाचन हुआ है उसके पहले वाला और बाद वाला, यानी कि 2013-14, 2014-15, उसका 2018-19 और 2019-20 जो यहाँ पे आपने दिखाया, लगभग 68%, 2023-24 और 2024-25। इसका मतलब क्या है?
क्योंकि जब चुनाव होता है तो पार्टियां जो है वो चुनावों में लग जाते हैं, कोई लोक प्रतिनिधि यहाँ नहीं रहता है दबाव डालने के लिए किसके लिए, सारा चीज नौकरशाही के ऊपर हो जाता है। और नौकरशाह किसका है? तो ये जो नौकरशाह में जो जाति को लेकर एक इनबिल्ट बायस है, उसको मौका मिल जाता है। वो पैसा क्यों खर्चा करे जो उसकी जो क्लास है उसके लिए नहीं है। नौकरशाह में आप जितना भी बात सुन लीजिए, जो नौकरशाह के ऊपर जो पूरा को पूरा कब्जा बना हुआ है उच्च जातियों का, उनको आपके समस्याओं को लेकर एक का दुक्का कोई एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन डू नॉट मेक द रूल, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, बल्कि मौका मिलते ही उन्हें बाहर रखना है। तो जब ये सब चीजें होते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि जिस तरह से आज के ये, और इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आज ये जो प्रयास शुरू हुआ है, इस प्रयास को और आगे ले जाना होगा। केवल बजट के आंकड़ों के ऊपर सीमित ना होकर, बजट के आंकड़ों का भी एक राजनीति होता है। बजट केवल सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता है, बजट केवल धनराशि देने और लेने की बात नहीं होता है। बजट के अंदर सरकार अपना एक तरह से नियत बताती है, वो किस वर्ग को मदद करना चाहती है, वो किस वर्ग के फेवर में काम करना चाहती है। वो जो राजनीति है, सरकार की जो रणनीति है बजट, वो रणनीति के पीछे जो राजनीति है उसे हम समझने की कोशिश करना चाहिए और उसको लगातार एक प्रयास होना चाहिए। जितने सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ना केवल केंद्र की बजट या केंद्र की अर्थनीति के पीछे जो राजनीति है उसको एक्सपोज करने की आवश्यकता है, बल्कि राज्य स्तर में भी, क्योंकि देखिए आपके सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस तो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की है। और सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जो है, अरुण कुमार ने जो शिक्षा की जिक्र की, फ्यूचर नॉलेज इंडस्ट्री है। अगर दलित समाज को उठना है और लड़ाई करना है तो भाई नॉलेज इंडस्ट्री में आगे जाना पड़ेगा, और उसके लिए शिक्षा जो है वो उसकी बेहद जरूरी है और वो राज्य के खाते में पड़ता है। तो मेरा है कि ये अच्छा शुरुआत आपने की, अगले पड़ाव जब आएंगे हम इन चीज़ों को एक स्टेट वाइज एनालिसिस भी करने लग जाए, और उसके साथ साथ, क्योंकि उसमें फ़ायदा क्या होगा कि आपको राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास जब जाए, राजनेताओं के पास जब जाए, उन्हें ना केवल केंद्र को लेकर हम कुछ तथ्य और तर्क दें, पर राज्य स्तर में जो रोजाना जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए भी कुछ एक ऐसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो, सहायता मिले, मार्गदर्शन मिले, और ये संघर्ष आगे जाए, ये संघर्ष ज़्यादा मजबूत हो, ये संघर्ष में ठोस बातें किया जाए। फिर से आखिर में सिर्फ कहूँगा, तथ्य और तर्क को लेकर आगे बढ़ना है। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।